रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, जितनी बार भी आप लोगों से कहा गया होगा कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है इंसान के परिवार को खा जाती है, ये यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं दुनिया में भरे पड़े हैं। और हमेशा इस तरीके के जो हमारा समाज है उस समाज ने बाउंडेशन लगाई हैं कि शादी के बाद इंसान को लॉयल रहना चाहिए। भले ही आज का आधुनिक युग इसको कितनी ही मान्यताएं दे दे, कितने ही कानून बन जाएं, लेकिन कोई भी जो ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर बैठा हुआ हो, चाहे भले ही वो इस कानून के लिए सहमति दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार का जो बंदा हो वो लॉयल रहे, साफ रहे, क्लीन रहे, नीट रहे। कोई भी नहीं चाहता कि शादी के बाद में किसी की भी बहू या फिर किसी की भी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ में अनैतिक संबंध बनाए। और दोस्तों, जब कभी भी किसी ने इन सीमाओं को लांघने की कोशिश की है तो उसका जो अंजाम है ये बहुत ही ज़्यादा भयावह हुआ है। कई अवैध संबंध की ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें अवैध संबंध खून के प्यासे हो जाते हैं, क्योंकि बिना खून उन्हें हासिल किए अवैध संबंध खत्म नहीं होते हैं। और आज की कहानी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक महिला जिसको जिस्मानी भूख कुछ इस कदर हावी थी जिसके ऊपर, जिसने एक पति नहीं बल्कि दूसरे पति से भी उसकी हवस नहीं मिटती है, और उसके बाद में वो तीसरे व्यक्ति के पास जाती है। और एक दिन यूँ होता है कि वो उस तीसरे व्यक्ति के साथ में बेरहमी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। और होता यूँ है कि उसका एक 11 साल का बेटा अपनी माँ को देख लेता है। यकीनन दोस्तों, उसके बाद में जो होता है आप लोग अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो माँ अपने बेटे के साथ भी कर सकती है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अमूमन मैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि शायद यही रीज़न है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, जो लोग मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, जो लोग हमेशा सुख दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर कमेंट्स कर हमें नवाजे करें, हमें प्यार दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे और हम आगे आप लोग के लिए क्राइम की जो कहानियां हैं ये बेहतरीन तरीके से ला सकें। अच्छा दोस्तों, ये वो दौर आ गया है कि दौर कंपटीशन का है, लेकिन इस कंपटीशन के दौर में लोग अलग अलग तरीके की क्राइम की स्टोरीज सुना रहे हैं। कुछ तो फेक स्टोरीज का धंधा किसी ने चालू कर लिया है, यानी जितना अश्लील थंबनेल उतनी ज़्यादा व्यूज़। लेकिन अगर आप रियल में क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो 2-4 चैनल जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं ये बेहतरीन क्राइम स्टोरी सुनाते हैं, आप उन्हीं को जाइएगा। अदरवाइज़ जो सारा चल रहा है वो पैसे का धंधा है या फिर व्यूज़ का धंधा है। तो इसमें शम्स ताहिर खान, जिनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं ठाकुर प्राखर को रखना चाहता हूँ, और तीसरे नंबर पर मैं उस्मान सैफी सर को भी रखना चाहता हूँ, और चौथे नंबर पर मैं खुद को भी इस पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो ये 4-5 ऐसे चैनल हैं जो बेहतरीन क्राइम स्टोरीज सुनाते हैं क्राइम स्टोरीज़ के अंदाज में। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ ज़िला, और इसी मेरठ ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सरधना थाना। ये जो सरधना थाना है, यहीं पर एक मोहल्ला जिसको बोलते हैं गड़ी खाटी कान, जो गड़ी खटी कान है, यहाँ पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक महिला है नसरीन, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास है, और इसका एक बेटा साहिल है, और इसकी 2 बेटियां हैं, और इसका एक पति है जिस पति का नाम समीर है। समीर, इसके पिता का नाम याकूब है, और समीर मेहनत मजदूरी करता है। नसरीन समीर की पत्नी है। सारी ही चीज़ें इस परिवार में बहुत अच्छे तरीके से चल रही थीं। समीर मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी कर जो भी पैसे लाया करता था वो पैसे नसरीन के हाथ पे रखा करता था, और नसरीन उन्हीं पैसों से अपने परिवार का, यानी अपनी 2 बेटियों का और एक बेटा जो था जिसका नाम साहिल था 11 साल का, इन तीनों का भरण पोषण करती थी। परिवार में सारी ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थीं। इसी बीच में एक तारीख आती है 19 नवंबर साल 2024। 19 नवंबर साल 2024 को जो घर का बेटा होता है साहिल, जिसकी उम्र 11 साल है, ये अपनी माँ से ये कहकर जाता है कि बाहर गोलगप्पे खाने जा रहा है। गोलगप्पे जिसे आप लोग जानते ही होंगे, कहीं पर बताशे बोलते हैं, कहीं पर पानी वाले बताशे बोलते हैं, कहीं पर पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पर गोलगप्पे बोलते हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर गोलगप्पे बोलते हैं, और आपके इलाके में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा।
तो वो घर से ये कह के जाता है कि वो गोलगप्पे खाने के लिए जा रहा है, बहुत जल्दी ही लौट आएगा। 10-20 रुपये अपनी माँ नसरीन से भी लेता है, उसके बाद चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद में लौट के आता है। लौट के आने के बाद में कमरा बंद होता है और उसके बाद में अगला दिन आ जाता है। अब चूँकि माँ ये समझ रही थी कि बेटा थक हार गया होगा या उसे नींद जल्दी आ गई होगी, क्योंकि शाम के 5 बजे के आसपास तकरीबन वो गोलगप्पे खाने गया था, इसलिए रात का खाना खिलाने के लिए भी माँ नसरीन ने उसको नहीं उठाया। अगले दिन सुबह होती है और सुबह उठकर नसरीन और उसका पति जो समीर होता है, ये दोनों उस कमरे का गेट खोलते हैं। तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में इन दोनों की चीख पुकारें निकल जाती है। दरअसल कमरे का जब इन्होंने दरवाज़ा खोला था तो कमरे के अंदर जो सीलिंग फ़ैन लगा हुआ था, उस सीलिंग फ़ैन से जो साहिल है उसकी डेड बॉडी झूल रही थी। अब इस तरीके से नसरीन अपने बेटे को देखती है, चीखने लगती है। इन दोनों पति पत्नी की चीखने की आवाज़ से घर की दोनों बेटियां, बाकी के मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो तुरंत इस तरफ भागते हैं। जैसे ही लोग आते हैं, घर में लोगों की भीड़ जमा होती है। तो हर कोई ये हैरान था कि आखिरकार समीर फांसी के फंदे से क्यों झूल गया, क्योंकि अमूमन अगर कोई फांसी के फंदे से झूलता है तो उसके पीछे बड़ा रीज़न होता है, या तो मोहब्बत का रीज़न होता है, प्यार मोहब्बत का रीज़न होता है, कैरियर की टेंशन होती है, पास और फेल की टेंशन होती है। लेकिन ये अभी महज 11 साल का है, तो 11 साल का बच्चा फांसी फंदे पे झूल जाए, ये जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उनको हजम नहीं हो रहा था। लिहाजा सरधना थाने में फ़ोन कर दिया जाता है कि इस तरीके से एक इलाका पड़ता है मोहल्ला गड़ी खटी कान, यहीं पर एक जगह पड़ती है खतौली। इसी खतौली में एक घर है, इस घर के अंदर साहिल नाम के एक लड़के ने खुद को फांसी लगा ली है। अब पुलिस जब इस तरीके की खबर सुनती है, पुलिस भी अपनी गाड़ी उठाती है, दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस घटना स्थल पर पहुंचती है। अच्छा, पुलिस जब पहुंचती है तो घर के अंदर लोगों की भीड़ होती है। पुलिस को देखकर लोग थोड़ा सा छटना शुरू हो जाते हैं कि अमूमन आज भी हमारे देश के अंदर लोग पुलिस से खौफ खाते हैं, जबकि पुलिस हमारी हेल्प करने के लिए होती है, हमारी सहायता करने के लिए होती है। और पुलिस से डरने की ज़रूरत तो होती नहीं है। पुलिस से डरने का काम होता है सिर्फ क्रिमिनल का। बाकी पुलिस वाले हमको उतनी ही सपोर्ट करते हैं जितनी पुलिस खुद को सपोर्ट करती है। अब दोस्तों, उसके बाद में जब पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले वो जो साहिल की जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को नीचे उतरवाया जाता है। उसके बाद में उस कमरे को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है, कहीं पर साहिल ने कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा हो या फिर नहीं छोड़ा हो। लिहाजा मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस वाले इस साहिल की माँ नसरीन और इसके पिता जो समीर होते हैं, इनसे कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। अब नसरीन पोस्टमार्टम के लिए अपने बेटे की लाश ले जाने नहीं देती है। वो कहती है कि पोस्टमार्टम मैं नहीं कराना चाहती, मेरे बेटे ने फांसी का फंदा लगाया है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना ही उसका मर्डर हुआ है, बल्कि खुद उसने अपनी जान दी है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम क्यों करोगे, क्यों मेरे बेटे की लाश के साथ में चीरफाड़ करोगे? क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोस्टमार्टम को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि बेफालतू में डेड बॉडी के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, उसका काट पीट कर दिया जाता है, एक तरीके से बॉडी का नाश लग जाता है। लिहाजा नसरीन और समीर ये दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार करते हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि देखो, ये कानूनी मामला है और इसमें पोस्टमार्टम कराना ही पड़ेगा। अगर तुम पोस्टमार्टम नहीं कराओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा गांव वाले जो लोग होते हैं वो भी समझाते हैं कि पोस्टमार्टम कर लेने दीजिए, कम से कम ये पता चल जाएगा कि इसने किस टाइम फांसी का फंदा लगाया है, किस समय ये फांसी के फंदे पर झूल गया है। लिहाजा मोहल्ले वालों के और रिश्तेदार भी आ जाते हैं। सबके कहने पर जो पुलिस थी वो साहिल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर सबसे पहले नसरीन और उसके पति समीर से पूछताछ की जाती है। इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे का किसी के साथ में कोई झगड़ा फगड़ा था? अमूमन बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो कोई हाइपर होकर फांसी का फंदे पे झूल जाता है बच्चा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। उसके बाद में नसरीन और समीर ये दोनों बताते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत सीधे स्वभाव का लड़का था, उसका भला किसी के साथ में क्या ही झगड़ा होगा। उसके बाद में पूछा जाता है कोई पढ़ाई का प्रेशर, कोई घर की तरफ से प्रेशर, तो सारे ही लोग बताते हैं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद में पूछा जाता है कोई पैसों की टेंशन थी या फिर ऐसा था कि किसी लड़की से तो बात नहीं करता था, क्योंकि आज के ज़माने में कम उम्र में भी लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बच्चे आजकल इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लिहाजा पुलिस सारे ही बयान लिखवाती है। लिखवाने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक आती है, पुलिस इधर आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से, गांव वालों से, सारे ही लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों, आस पड़ोस के लोग भी उतनी ही बात बताते हैं जितनी उन्हें पता होती है,
क्योंकि वो यही बताते हैं कि 19 तारीख की सुबह, 19 तारीख यानी 19 नवंबर साल 2024 को इस घर से अचानक से चीखने की आवाज़ आई। हम सब लोग भाग कर गए, दौड़ के गए तो देखा कि साहिल फांसी के फंदे से लटका पड़ा है पंखे के ऊपर। हमने उतारने की भी जहमत नहीं की, हमने सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। लिहाजा इधर पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी, मोहल्ले पड़ोस में भी पूछताछ कर रही थी, गांव में भी अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और दोस्तों, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मेंशन होता है उसको देखने के बाद में ये जो केस था एकदम से आत्महत्या से मर्डर की ओर मुड़ जाता है। दरअसल जो साहिल था, फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले इसके साथ में मार पिटाई की गई थी। इसके जिस्म पर चोटों के निशान थे, गले पर भी रस्सी के निशान थे। अब इस तरीके से हत्या की गई थी। अमूमन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ें क्लियर कर देती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसका यूरिन पास होता है या फिर पॉटी अगर पास होती है तो वो नीचे की साइड जाती है अगर बंदा लटकता है, और वैसे उसको मारा जाता है तो वो उसकी जांघों के नीचे जाता है। तो इन सारी चीज़ों से भी क्लियर हो रहा था कि साहिल को मार कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। अब पुलिस का जो सीधा सीधा शक था वो नसरीन और उसके पति साहिल के ऊपर जाता है, समीर के ऊपर जाता है। साहिल ने तो आत्महत्या की थी। अब इन दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचा जाता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सबसे पहले नसरीन के ऊपर सख्ती दिखाई जाती है। अब जब नसरीन के ऊपर सख्ती दिखाई जाती है तो नसरीन कहती है कि मैंने ही अपने दूसरे पति समीर के साथ मिलकर अपने पहले वाले पति से अपने जो बेटा था साहिल उसकी हत्या की है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस बड़ा अचरज में पड़ जाती है कि भले ही बाप सौता था लेकिन माँ तो सगी थी, माँ आखिर ऐसा काम क्यों करेगी। अब उसके बाद में जब इस माँ से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों की और क्या रीज़न रहा, तो उसके बाद में ये जो माँ थी नसरीन जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान परेशान हो सकते हैं और आप लोग ये सोचेंगे कि एक माँ आखिर कुमाता कैसे बन सकती है। आज के ज़माने में भी लोग हवस में कुछ इस कदर अंधे हो सकते हैं कि वो अपनी औलाद को भी इस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं, उनको भी इतनी बड़ी सज़ा दे सकते हैं। दरअसल जो नसरीन होती है ये बताती है कि अब से 6 महीने पहले उसने दूसरी शादी की है और लगभग 6 महीने पहले ही उसने दूसरी शादी की है और 1 साल पहले उसके पहले वाले पति की मौत हो गई है। जो पहले वाला पति था उसका नाम अनीस था और उससे मुझे एक बेटी और एक बेटा हुआ था। बेटे का नाम साहिल था, बेटी छोटी थी। जब पति की अचानक से मौत हो जाती है उसके बाद मैं बेसहारा हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी मुलाकात समीर से होती है और पति की मौत के बाद मैंने समीर से शादी कर ली थी। अब पुलिस पूछती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पहले पति की मौत हो चुकी थी तो तुमने समीर से शादी कर ली, इसमें जो पहले वाला पति था उसके बेटे को मारने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। तो नसरीन बताती है कि पहले वाले पति से जब मैं शादी की थी तो उसके बाद में मेरी मुलाकात समीर से हो गई थी और उसी समय मेरे समीर के साथ में अनैतिक संबंध चलने लगे थे और इसी बीच में मेरे पति की मौत हो गई थी। फिर मैंने समीर से शादी कर ली। समीर से शादी करने के बाद में तकरीबन 3 महीने ही गुजरे थे। उसके बाद में मेरे गांव के ही रहने वाले एक लड़के के साथ में अनैतिक संबंध बन जाते हैं। अब जब उस लड़के के साथ में अनैतिक संबंध बन जाते हैं, वो लड़का अक्सर मेरी तारीफ़ किया करता था, मुझसे कहता था कि नसरीन भाभी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपसे शादी कर लूँ। यानी डबल मीनिंग बातें वो भाभी के तौर पर यानी देवर भाभी के रिश्ते से किया करता था। मुझे भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार ये मुझसे डबल मीनिंग बातें क्यों करता है। उसके बाद वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है, मैं भी उसकी मोहब्बत को अपना लेती हूँ। उसके बाद में उस तीसरे व्यक्ति से भी मेरा उठना बैठना हो जाता है। आए दिन जब समीर मेरा दूसरा पति घर पे नहीं होता, मैं उस व्यक्ति को घर पे बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही जो चीज़ें थी लगातार चलती रहती हैं। होता यूँ है कि 18 नवंबर साल 2023 को जो मेरा बेटा था घर से गोलगप्पे खाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसी समय मैंने पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी को बुला लिया। जब वो प्रेमी आ गया, हम दोनों कमरे के अंदर एक दूसरे के साथ में मगन थे, एक दूसरे के साथ में टाइम काट रहे थे, एक दूसरे की बाहों में थे, यानी शारीरिक संबंध बना रहे थे कि उसी बीच में जो बेटा साहिल होता है वो साहिल आ जाता है। जब वो मुझे अपने प्रेमी के साथ में इस आपत्तिजनक हालत में देखता है तो वो कहता है कि मैं पिताजी से बताऊँगा, अब्बू से बताऊँगा। अब जब वो ये बात कहता है तो उसी समय जो मेरा प्रेमी होता है वो तो घर से 9-11 हो जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर इसने अपने अब्बू को, दूसरे वाले अब्बू को ये सारी बात बता दी तो शायद मेरा तलाक हो जाएगा। इसलिए मैं उसे काम से कहीं बाहर भेज देती हूँ, कहती हूँ कि ठीक है, मैं बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, लेकिन तुम अपने अब्बू से मत कहना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बेटा बाहर तो चला जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि अगर इसने अपने दूसरे वाले अब्बू समीर को ये सारी बातें बता दी तो मेरा तलाक हो जाएगा। लिहाजा जब समीर घर में आता है तो मैं उसे बलगलाती हूँ, अपने प्लान में शामिल करती हूँ और कहती हूँ कि जो हमारा बड़ा बेटा है
पहले वाले पति का सौतेला बेटा है और हमारी बेटी का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इसकी शादी करेंगे, सारी प्रॉपर्टी इसे दे देंगे, तो क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। उसके बाद में समीर अपनी पत्नी नसरीन की बातों में आ जाता है और दोनों मिलकर इस साहिल की बहुत ही बेरहमी से पिटाई करते हैं जब ये घर आता है, और उसके बाद में गला दबाकर इसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में इसके शव को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। और उसके बाद में अगले ही सुबह रोने धोने का नाटक करने लगते हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोग पहुँचते हैं तो यही कहते हैं कि साहिल ने फांसी लगा ली। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर का बहुत ही अच्छे तरीके से खुलासा कर देती है। जो वहाँ के एसपी होते हैं जिनका नाम होता है संजय कुमार जायसवाल, वो बताते हैं कि जो नसरीन थी जब इससे पूछताछ की जा रही थी तो ये लगातार बेहोश हो जा रही थी, चारपाई पे पड़ी हुई थी, इसकी बेटी इसको संभालने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। उसके बाद में हमारा शक इसके ऊपर गया और हमने इससे जो गहनता से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये माँ थी या फिर कुमाता थी, या हवस की आग में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि दो पतियों से इसका पेट नहीं भरा, उसके बावजूद भी एक तीसरे व्यक्ति से अपने जिस्म की आग बुझा रही थी। आप लोग जो भी सोचते हो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें राज सिंह हैं, ये लिखते हैं वो माँ के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है कि भाई वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, आपका शुक्रिया। सोहनलाल हैं, सोहनलाल सेतिया लिखते हैं गुड स्टोरी, तो सोहनलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सोहनलाल सिंह आगे लिखते हैं कि भाई आपका बहुत थैंक यू। उसके बाद में जयराज हैं लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। आमिन गुज्जर लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूं। तो हारून अंसारी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनता हूं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है अंसारी अली का, लिखते हैं सुरक्षित रहें श्रीमान मलिक जी, हम हैं कि आपकी कहानी को बैस से सुनते हैं और काम के कारण आपकी कहानी देर से सुनते हैं। तो अंसारी अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। रिजवान अंसारी लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई में रहकर कहानी सुनते हैं, तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से इतने बिजी शेड्यूल से हमारी कहानी सुनते हैं। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, तो अनिल कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मिस्टर मलिक, थैंक यू, तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शावेज़ भाई, राम किशोर को उसके लिए सज़ा मिली, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज के इंसान को क्या हो गया है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई आपका जन्मदिन कब आता है, तो भाई मेरा जन्मदिन मार्च में आता है, आपका बहुत शुक्रिया। दानिश हैं, लिखते हैं मैं आपकी वीडियो कनाडा से देखता हूँ, 1 साल से आप भी आ जाओ शावेज़ जी, कब आओगे, आपका खर्चा मैं करूँगा। तो दानिश जी, कनाडा आने का मेरा शुरुआत में बहुत सपना था, लेकिन क्या हुआ कि उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पाया, और कनाडा का वीज़ा शायद इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, कोई वीज़ा स्पॉन्सर करे उसके बाद में अगर वीज़ा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कनाडा का वीज़ा कहाँ ही मिल पाता है। खैर आप बोल रहे हैं तो आप मुझे वीज़ा स्पॉन्सर कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद में डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं मलिक साहब आपकी कहानी सुनते हैं, आपके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राजकिशोर चौरसिया का है, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से, मदद उसको भारी पड़ी, मदद नहीं करता कुछ नहीं होता, तो भाई बहुत शुक्रिया आपका। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लईक अब्बास गुलिस्तानात बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। तनवी लिखती हैं सर मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर सुनूंगी, तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं उन लोगों से कहता हूँ जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बात करनी है पर्सनली तो सीधा मैसेज कर सकते हैं। विपिन शाकिया हैं, लिखते हैं इतनी लंबी स्टोरी कौन सुनता है, तो विपिन जी क्राइम स्टोरीज़ लंबी ही होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं कि क्राइम स्टोरीज़ आप लंबी करके सुनाया करें, विस्तार से सुनाया करें। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से शिकायत मेरी बहुत बड़ी है, क्योंकि 1000-2000 व्यूज़ आते हैं और लाइक आते हैं 100, तो जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक तो आना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करा करें कि वीडियो जैसे ही लगाया करें तुरंत लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।